हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। मेरा नाम स्वाति रावत है। मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में। मैंने 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएचडी रेगुलेशंस 2022। तो यूजीसी ने आपके पीएचडी से रिलेटेड रेगुलेशंस इशू की हैं 2022 के लिए नई। ठीक है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, प्रोसीजर, कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो वो सारी अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगा जिसमें आपके पीएचडी के रेगुलेशंस मेंशन हैं 2022 के। तो ऐसा आपके सामने एक पेज आ जाएगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 18 पेजेस का पीडीएफ है। इसमें आपका रेगुलेशंस में सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, छोटी से छोटी डिटेल सब पीएचडी से रिलेटेड हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्या है आपकी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने की, उसके अलावा आपका ड्यूरेशन क्या होगा प्रोग्राम का पीएचडी का, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का, प्रोसेस वगैरह। बाकी आपके रिसर्च सुपरवाइज़र जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको ऑफ़र कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से आपको ऑफ़र करना है, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे सारे मेंशन हैं, डिटेल में है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना डाउनलोड करके, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जो भी चेंजेस हुए हैं, अपडेट हुए हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पीएचडी। तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे यूजीसी ने मेंशन की है, कौन कौन एलिजिबल है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है 55% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री। तो जिसके पास भी मास्टर्स हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो, तो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ये जर्नल वालों के लिए 55% और 50% है आपके अदर देन जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आपके ईडब्ल्यूएस, तो ये सब के लिए आपका 50% है, ठीक है। उसके अलावा या तो मास्टर्स डिग्री हो, या एक और नया पॉइंट ऐड किया है इम्पॉर्टेंट आपका कि मास्टर्स नहीं है तो आपका बैचलर्स के बेस पे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स के बेस पे भी हो सकता है कि 4 ईयर की बैचलर डिग्री रिसर्च के साथ, जिसमें आपका सीजीपीए हो कम से कम 7.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। 7 यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 है, 7.5 आउट ऑफ 10 है जर्नल के लिए और 7 आउट ऑफ 10 है अदर देन जर्नल के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर वाले भी एबल हैं, एलिजिबल हैं, जिन्होंने रिसर्च के साथ बैचलर्स डिग्री की है इतने सीजीपीए के साथ, तो वो एलिजिबल हैं आपके पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए जो मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं, बैचलर्स के बेस पे भी वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा है आपका हु हैव कंप्लीटेड एमफिल कोर्स वर्क विथ 55% मार्क्स। तो जिन्होंने एमफिल की हुई है 55% मार्क्स से, तो वो भी एलिजिबल हैं आपके पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो बाकी 55 मास्टर्स वाला और एमफिल वाला तो आपका ऑलरेडी था, बट ये बैचलर्स वाला न्यू ऐड किया है, ठीक है। उसके अलावा आपका ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपका पीएचडी होगा, ये भी यूजीसी ने यहाँ पे मेंशन किया है। मिनिमम टाइम पीरियड क्या है और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है। मिनिमम है आपका 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल की आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम है 6 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी मिनिमम मैक्सिमम यूजीसी ने मेंशन किया है, 2 मिनिमम और मैक्सिमम 6। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट आपका प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन पीएचडी। तो क्या क्या प्रोसीजर होगा यहाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए किस बेस पे आप एडमिशन करोगे बच्चों का। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पे है, ऑल यूनिवर्सिटीज शैल एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे बोला है कि जो सारी यूनिवर्सिटी जो भी पीएचडी का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं, वो किसके थ्रू बच्चों को एडमिट करेंगे, या जो भी बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है उनके पास एक ना एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। या तो उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो, या उन्होंने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी गेट वगैरह होते हैं वो क्वालिफाई किया हो, या उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया हो। जैसे कई यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपने पीएचडी एडमिशन के लिए खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। तो आपको एक ना एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो मस्ट है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है।
कि बिना एंट्रेंस टेस्ट के आप पीएचडी स्कॉलर्स को एडमिशन नहीं दे सकते हो। तो एंट्रेंस टेस्ट मस्ट है, या तो नेट आपने क्लियर किया हो या कोई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट या किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, तो उसके बेस पे एडमिशन। बाकी सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट ऑफ एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंड द रिमेनिंग 40% थ्रू द यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट। तो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जो भी आपका 60% पीएचडी की सीट होंगी, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका पीएचडी एडमिशन दे रहा है, तो वहाँ 60% जो सीट्स होंगी वो नेट जेआरएफ वालों के लिए होंगी। ठीक है, नेट जेआरएफ वाले एलिजिबल होंगे उन 60% सीट्स के लिए, और बाकी रिमेनिंग 40% जो पीएचडी सीट्स होंगी वो अदर देन नेट जेआरएफ, जिन्होंने नेट के अलावा कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया है या कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिए 60% की पीएचडी सीट नेट जेआरएफ वालों के लिए होंगी जिन्होंने नेट क्लियर किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और 40% रिमेनिंग नेट के अलावा जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, कोई नेशनल लेवल या कोई यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो 60:40 का रेशो यहाँ पे बना दिया है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर आपके 100 कोई एडमिशन पीएचडी के सीट्स हैं किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे 60 सीट्स जो होंगी वो आपके नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए होंगी। ठीक है, और जो 40 रिमेनिंग सीट्स होंगी वो होंगी अदर देन नेट के अलावा जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है। तो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट है 60:40 का रेशो। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट, द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट टेस्ट रिसर्च, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अपना कंडक्ट कराती हैं पीएचडी के लिए, यहाँ पे नेट की बात नहीं हो रही है, नेट के अलावा जो भी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको बोला है यूनिवर्सिटीज़ को अपना अगर आप एंट्रेंस करा रहे हो तो आपको ये 4 टॉपिक जो हैं वो इंक्लूड करने होंगे अपने एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, जिनमें पहला है रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, थर्ड है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फोर्थ है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शुड बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू और वाइवा वॉइस फॉर जेआरएफ नेट, वेयर एज फॉर द कैंडिडेट who have qualified the entrance test, the selection shall be evaluated in the ratio 70:30. Merit list for both shall be separately published. तो यहाँ पे बोला है जो जेआरएफ नेट जेआरएफ जिन्होंने किया है या जो 60% पीएचडी की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, उनका सिलेक्शन किस बेस पे होगा? केवल इंटरव्यू उनका होगा, उनका सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू के बेस पे होगा। ठीक है, उनको केवल इंटरव्यू देना है, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। और उसके अलावा जो आपके रिमेनिंग है 40% जिन्होंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है या कोई नेशनल लेवल का दूसरा एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो उनका किस बेस पे होगा? 70:30 के बेस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 70 वेटेज होगा आपका रिटन टेस्ट के लिए और 30 वेटेज होगा आपका इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 40% वालों को रिटन भी देना है और इंटरव्यू भी देना है, और जो नेट जेआरएफ वाले हैं लेकिन उनको केवल इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं रिटन टेस्ट से क्योंकि उन्होंने नेट ऑलरेडी दे दिया है। बट जो रिमेनिंग 40 हैं जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उनको रिटन भी देना होगा प्लस उनको इंटरव्यू देना होगा, जिसका वेटेज 70:30 होगा उनका। ठीक है, और क्योंकि ये अलग अलग 60:40 रेशो है, तो इसीलिए इनका मेरिट जो होगा नेट जेआरएफ वालों के लिए अलग मेरिट लगेगी रिजल्ट की, सिलेक्शन की, और 40% वालों के लिए अलग मेरिट लगती है। बाकी डिटेल में क्या है वो आप पीडीएफ में जाके देख लेना। मेन आपका इम्पॉर्टेंट ये है। उसके अलावा एक और नया अपडेट यहाँ पे आया है, विल एमफिल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 2022 to 23। तो यहाँ पे आया है कि एमफिल आपकी डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, तो आंसर है आपका येस। यूजीसी ने ये आपका मेंशन किया है इंपॉर्टेंट कि एमफिल डिग्री आपकी डिसकंटिन्यूड हो जाएगी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022 to 23, क्योंकि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें ऑलरेडी मेंशन था, तो ये कोई नई चीज़, बट इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आपकी ये डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आपकी एमफिल की डिग्री 2022-2023 से। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, बट इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपकी एमफिल डिग्री अवॉर्ड की है, आपको एमफिल डिग्री जो इस डेट तक मिली है 2022 से लेके 2023,
इस एकेडमिक ईयर में जो आपको एमफिल डिग्री मिली है वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, मतलब वो अभी आपकी मानी जाएगी, वैध होगी वो, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद की जो अगर आपको अवार्ड होती है तो वो इनवैलिड होगी, बट यहाँ तक की अभी आपकी वैलिड होगी जब तक कंफर्मेशन एकदम नहीं होता है। बाकी ये आपकी ख़त्म हो जाएगी एमफिल डिग्री, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यूजीसी ने पीएचडी रेगुलेशन से रिलेटेड मेंशन किए हैं और इशू किए हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो आप पीडीएफ में जाके देख लेना, डिटेल्स और भी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।